चलिए तो सभी को गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने राइस है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, प्रोडक्ट आपका क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो आपका खरीफ का है इस सेमेस्टर के अंदर, जिसमें हमने सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद में राइस को कंप्लीट किया है। और आज की इस लेक्चर में हम मेज का जो पार्ट है वो कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, मेज के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, एडवांस तक पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेज, मक्का जिसको आप कॉर्न भी बोलते हैं। एक चीज आपको पता है, क्वीन ऑफ सीरियल के नाम से भी जाना जाता है। क्वीन ऑफ सीरियल के नाम से भी जाना जाता है। अनाजों की फसलों की रानी भी मक्का को कहते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे आप ड्रोसोफिला के नाम से भी जाना जाता है। सीरियल क्रॉप अनाजों का ड्रोसोफिला बोलते हैं ना, ये नाम आपने पढ़ा होगा। ड्रोसोफिला के नाम से भी इसको ड्रोसोफिला के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, अब ड्रोसोफिला क्यों कहते हैं मैं बताता हूँ, पहले आपको ये समझो, क्योंकि आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि सीरियल क्रॉप का ड्रोसोफिला कहते हैं। ठीक है, ड्रोसोफिला का मतलब होता है कि ये आपका एक जेनेटिक जो मॉडल है उनका आदर्श माना जाता है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने रिसर्च किया था वो किसके ऊपर किया था? मेज के ऊपर किया था। और अगर हम बात करें जेनेटिकली की रिसर्च के रूप में, सबसे ज्यादा जो सुटेबल क्रॉप है वो मेज है। ठीक है, तो इसको ड्रोसोफिला ऑफ क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। और एक चीज आपने पढ़ी होगी कि इसमें सबसे ज्यादा अमेरिका में इसको यूज लेते हैं, तो बैकबोन ऑफ अमेरिका के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये तीन इसकी जो बेसिक पॉइंट्स है वो हमेशा पूछा जाता है कि क्वीन ऑफ सीरियल कौन सा है, ड्रोसोफिला ऑफ सीरियल क्रॉप कौन सा कहलाता है, बैकबोन ऑफ अमेरिका को किस क्रॉप को जाना जाता है, तो वो आपका मेज है। ठीक है, साइंटिफिक नेम जियामेज आप जानते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन अभी हम पढ़ेंगे तो अलग अलग, जैसे जियामेज, एवर्टा हो गया, इंडोराटा हो गया, जो हम आगे क्लासेस है वो उनकी आगे पढ़ेंगे, जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ तक क्लियर रखनी है। आगे बढ़ते हैं कि मेज कॉर्न, जिसको आप क्वीन ऑफ सीरियल के नाम से भी जानते हैं, मक्का जो अनाजों की रानी है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके साइंटिफिक कॉमन नेम मेज कॉर्न है, साइंटिफिक नेम जिया मेज है। फैमिली इसकी आपको पता है, जितनी भी जो आपकी सीरियल्स क्रॉप है वो किसके अंदर आती है? पोएसी फैमिली के अंदर आती है। सीरियल्स क्रॉप का मतलब आप समझते हैं, अनाज वाली फसलें। जो इस सेमेस्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, जो खरीफ की अनाज वाली फसलें हैं, जैसे आपका चावल हो गया, मेज हो गया, सोरगम हो गया और फर्ल मिलेट हो गया। क्लियर? उसके बाद में इसका जो आपका ट्राइब है वो है आपका ट्रिप्सेसी, या फिर आप इसको मेडियाई बोलते हैं। ओरिजिन इसका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफी जगह पूछा जाता है। वो है सेंट्रल अमेरिका, जिसको मैक्सिको बोलते हैं। और ये आपने 12th में भी बेसिक अगर एग्रीकल्चर किसी ने पढ़ा होगा तो वहां से पढ़ा होगा। अब जो इसके वाइल्ड रिलेटिव प्रोजिनेटर्स है, मतलब इसका जो जियामेज बना था सबसे पहले, उसका जो प्रोजिनेटर्स है, ठीक है, वो कौन सा है? तो उसको हम टियोसिंटे भी बोलते हैं, जिसको मतलब ये कहते हैं ना कि मक्के की सबसे निकटतम जो वाइल्ड स्पीसीज है वो मानी जाती है। ठीक है, तो इसका आपका टियोसिनेटा के बारे में आपको पता होना चाहिए, इकोइलियाना मैक्सिकाना जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये साइंटिफिक नाम भी आपको पूछा जाता है। बेसिकली ये आप अगले सेमेस्टर में जब क्रॉप इंप्रूवमेंट, अगले सेमेस्टर में नहीं, थर्ड ईयर में जब जेनेटिक्स का क्रॉप इंप्रूवमेंट का पार्ट पढ़ोगे तो उसमें ये सब पढ़ोगे कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ था, ये सब चीजें वहां पे आपको पढ़ाई जाती है। तो प्रोजिनेटर्स वगैरह आपको वहां पे पूछे भी जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में हम बात करते हैं वर्ड ओरिजिन। जो आपका कॉर्न है वो आपका इंडो यूरोपियन वर्ड, जिसका मीनिंग होता है स्मॉल लिग्नेट, यानी कि छोटा दाना। ठीक है, चलो उसके बाद में हम बात करते हैं इसका इंपॉर्टेंस की क्या महत्व है, इनको क्यों उगाया जाता है। तो मेज इज नाउन एज द क्वीन ऑफ सीरियल्स। ठीक है, बिकॉज इट हैज द हाईएस्ट यील्ड पोटेंशियल पर यूनिट एरिया अमोंग ऑल सीरियल क्रॉप। ये लाइन याद रख लेना कि मेज को क्वीन ऑफ सीरियल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इट हैज द हाईएस्ट यील्ड पोटेंशियल, इसके अंदर हाईएस्ट यील्ड पोटेंशियल पाई जाती है। और पर यूनिट एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है वो मेज का होता है, जितनी भी जो अमोंग दी सीरियल क्रॉप, जितनी भी जो सीरियल्स क्रॉप है उनके अंदर। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, आपका क्वीन ऑफ सीरियल के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? उसके बाद में हम बात करते हैं आगे, चमत्कारी फसल। आपने पढ़ा होगा
कि आपने पढ़ा होगा कि मिरेकल क्रॉप बोलते हैं, चमत्कारी फसल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें मतलब उच्च उत्पादन जो हाईएस्ट प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, उनकी कैपेसिटी, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी की कैपेसिटी पाई जाती है और डिफरेंट टाइप की क्लाइमेट के अंदर ये उग सकती है। मतलब हमें वो लगता है ना कि एक चमत्कार हो गया यार, ये कैसे हो सकता है, हमारे यहाँ तो मक्का होता ही नहीं है, आपने उगाया वहां पे मक्का उग गया, ठीक है, और अच्छी खासी आपकी प्रोडक्टिविटी भी हो गई, सॉरी, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, चमत्कारी फसल भी बोलते हैं। क्लियर है? यहां तक ये सारा इंपॉर्टेंस आपको पूछा जाता है। बाकी क्या महत्व है, क्यों उगाते हैं, वो सारी चीजें आप लिख सकते हो, ठीक है, कि भाई खाने के रूप में भी उगाते हैं। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जिसका मेजर सोर्स मेज माना जाता है। उसके बाद में जो स्ट्रो होता है वो पशुओं का चारे के रूप में काम करता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं कि कहां कहां तक इसका फैलाव है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो आपके वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री है, वो आपको पता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए माना जाता है, ठीक है। उसके बाद में हाईएस्ट जो आपकी प्रोडक्टिविटी है यूएसए की 10.98 मैट्रिक टन पर हेक्टर, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी। लार्जेस्ट इंपोर्टर मतलब सबसे ज्यादा आयात करने वाला देश कौन सा है, चाइना है 2023 के अकॉर्डिंग। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया जो आपका कर्नाटका है, फॉलोड बाय द मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद, ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश है। पहले नंबर पे आपका कर्नाटका, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इन इंडिया जो आपकी आंध्र प्रदेश के अंदर है, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इंडिया के अंदर मक्के की बात करें तो। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है सीरियल क्रॉप के अंदर, जो आपकी सीरियल क्रॉप है, सीरियल्स क्रॉप के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया एक C3 प्लांट है और एक C4 प्लांट है। एज यू नो कि आपका पेडी, ठीक है, उसके बाद में आपका व्हीट हो गया, उसके बाद में आपका बार्ली जो बोलते हो जिसका हॉर्डियम वल्गैर, ठीक है, और ओट, ठीक है। अब इसके अंदर आपका एक तो है मेज, ठीक है, दूसरा आपका है सोरगम, तीसरा आपका है पर्ल मिलेट, पर्ल मिलेट। ये सारे के सारे आपके क्या है, C4 प्लांट है और ये आपके C3 प्लांट है। ये तो आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा C3 और C4 प्लांट के बारे में, ठीक है। तो C3 प्लांट कौन कौन से हैं, सीरियल्स क्रॉप की बात कर रहा हूं, अभी मैं पल्सेस में जाऊंगा तो आगे और डिस्कस कर लूंगा वहां पे। अब C4 में अगर पूछे, ठीक है, ये एमसीक्यूज बेस्ड जो क्वेश्चंस है वहां पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि C4 मेज, सोरगम, पर्ल मिलेट आपकी C4 प्लांट है, पेडी, व्हीट, बार्ले और ओट C3 प्लांट है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे यूज फॉर फूड, ठीक है, इसका यूज क्या है, फूड के लिए यूज लेते हैं, फूडर के लिए लेते हैं, फीड के लिए लेते हैं और इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए भी मेज का यूज है वो लिया जाता है, ठीक है। मेजर जो आपका मेज ग्रोइंग सीजन है इंडिया के अंदर, खरीफ मेन सीजन माना जाता है, उसके बाद रबी एंड स्प्रिंग सीजन के अंदर भी मेज को उगाया जाता है। लेकिन सीधी बात यही है कि हम भाई इसको खरीफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे हैं, तो मेजर बात यही है कि मेन ये जो है वो आपकी कौन सी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है। इज इट क्लियर, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद में कॉमन हाइब्रिड इसका जो माना जाता है वो गंगा 5 है और उसका बाद डेक्कन हाइब्रिड है, ठीक है, प्रभात है और आपका अफ्रीकन टॉल फूडर के लिए माना जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं वो आपको यहाँ तक बेसिक जो पॉइंट्स एमसीक्यूज बेस पे भी पूछे जाते हैं वो याद रखने हैं। कुछ आपके क्विक रिवीजन के लिए पॉइंट्स जो हमें अभी हमने पढ़े हैं, ठीक है। साइंटिफिक नेम जियामेज, फैमिली आपकी पोएसी है, ओरिजिन आपका मैक्सिको है, प्रोजिनेटर्स आपको पता है ट्यूसिनेटे है। उसके बाद में क्वीन ऑफ सीरियल्स जो अनाजों की रानी, चमत्कारी फसल भी मक्के को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो माना जाता है यूएसए है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया कर्नाटका है, ठीक है, और हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी आंध्र प्रदेश की है और लार्जेस्ट इंपोर्टर चाइना है, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है। अब हम बात करते हैं केरला इज द ओनली स्टेट इन इंडिया वेयर मेज कल्टिवेटेड इज नॉट प्रिवलेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंडिया की ऐसी कौन सी जगह है जहां पे मक्के की खेती नहीं की जाती है, तो इंडिया के अंदर केरला एकमात्र ऐसा स्टेट है, केरला इज सिंगल स्टेट जहां पे
वेयर मेज कल्टिवेशन इज नॉट प्रिवलेंट, मतलब वहां पे सामान्यतः मक्के की खेती है वो नहीं की जाती है। ठीक है। बिहार भारत में रबी एवं ग्रीष्म काल मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट यहां से पॉइंट बनता है कि भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पे मतलब रबी और जो आपका ग्रीष्म समर मेज होता है उनका प्रोडक्शन भी होता है। भाई आपको पता है कि खरीफ के अंदर तो सब जगह होता है, ये कोई नया बात नहीं है, लेकिन बिहार के अंदर आप किसी भी सीजन में मेज है वो ग्रो कर सकते हैं। इन 3 सीजन्स के अंदर भी मेज है वो वहां पे ग्रो कर सकता है। ठीक है। उसके बाद में इन इंडिया मेज इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप आफ्टर राइस एंड व्हीट, मतलब भारत में अगर हम बात करें मक्का धान और गेहूं के बाद में तीसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है वो मानी जाती है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो यहाँ पे हो जाता है। ठीक है। भारत में सबसे पहले आपको पता है किसका ज्यादा प्रोडक्शन है, राइस, फिर आपका व्हीट, आफ्टर दैट आपका किसका हो जाता है, मेज का, और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा व्हीट है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं उपभोग का पैटर्न, जो मतलब कंजप्शन पैटर्न्स है वो कैसे चलता है। ठीक है। तो देखो इन द यूएसए maize is major feedstock for biofuel production, especially for the gasoil, which is the mixture of 90% gasoline plus 10% ethanol। ठीक है। उसके बाद में इन इंडिया मेज इन यूटिलाइजेशन पैटर्न, मतलब क्या है जो भारत में भी उपयोग का एक पैटर्न है। ठीक है। उसके बाद में 61% इन एनिमल फीड इंक्लूडिंग 47% इन पोल्ट्री, मतलब 47% मेज का यूज है वो आपका ओनली मुर्गी पालन के लिए किया जाता है, पोल्ट्री प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, क्योंकि मक्का का जो दाना है वो आप पोल्ट्री को खिलाते हो। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं 20% फॉर ह्यूमन कंजप्शन, 12% फॉर स्टार्च इंडस्ट्री, 7% फॉर फूड प्रोसेसिंग। ये चीजें आपको है वो याद रखनी है। इज इट क्लियर? यहां तक सारी चीजें क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, पीडीएफ डाल दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल, पिछली बार की तरह। हाँ, पीडीएफ सबकी डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्लास एंड होते ही मैं पीडीएफ डाल देता हूँ सबकी। ठीक है। जो भी हमारे पीछे लेक्चर कंप्लीट हुए हैं आप ऐप में जाके अपना जो फोल्डर है इसका, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन या फिर जो भी सब्जेक्ट की फोल्डर है उनमें आपको नोट्स मिल जाएंगे। बाकी जो होल पीडीएफ्स होती है वो भी आपको मिल जाएगी। मतलब हमारा सिस्टम क्या रहता है, जो क्लासेस पीडीएफ होती है वो अलग रहती है, और जो पूरे सिलेबस की पीडीएफ होती है, पहले सिलेबस, उसके बाद में इसका पूरा चैप्टर वाइज जो पीडीएफ होती है वो भी बहुत जल्दी हम प्रिपेयर कर रहे हैं, अपलोड कर देंगे। ठीक है। ड्यू टू आईसीआर काउंसलिंग थोड़ी उनमें थोड़े ज़्यादा बिजी हो गए, तो वहाँ पे थोड़े डिस्टर्ब हो गए थे, उनकी वजह से बीच में हम कंटिन्यू क्लासेस भी नहीं ले पाए। बट अभी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नवंबर दिसंबर में मोस्ट ऑफ दी जगह आपके एग्जाम है, तो एग्जाम से पहले हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू। देखो न्यूट्रिशनल वैल्यू, पोषक तत्व का जो मूल्य है, ठीक है, वो क्या है मेज के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि ऑयल परसेंटेज है वो आपका कितना है, बेसिकली तो 3 से 4 है, लेकिन जो आपका एक मेज आता है हाई ऑयल वाला, ठीक है, उसके अंदर लगभग आपका 6% तक ऑयल परसेंट पाया जाता है। हाई ऑयल परसेंटेज जो मेज होता है, आगे मैं पढ़ाऊंगा उसके बारे में ध्यान रखना। ठीक है। मक्के में बेसिकली आपकी ऑयल परसेंटेज की मात्रा 3 से 4% होती है। नियरली 95% ऑफ द ऑयल इज प्रेजेंट इन दी जार, मतलब जो आपका भूरण होता है मक्के का, ठीक है, भूरण, उसके अंदर अराउंड 95% ऑयल पाया जाता है। बाकी जो बाहर का छिलका होता है उसमें 5% ही उसके ओवरऑल का ऑयल पाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि मेज के अंदर ऑयल कहां पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो मेज के अंदर जो जर्म होता है, जर्म के अंदर आपका ऑयल प्रेजेंट होता है। ये चीज बच्चे याद रखना। ठीक है। मेज प्रोटीन इज द न्यूट्रिशनली, ठीक है, इम्बैलेंस्ड एज द डिफिशिएंट इन लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। ठीक है। मतलब मक्के में प्रोटीन पोषण दृष्टि से अपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल की कमी पाई जाती है, जो मुख्य एमिनो एसिड के अंदर काउंट होते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो। ठीक है। उसके बाद में प्रोटीन कंजप्शन ऑफ में जो मक्के के प्रोटीन का संकट
ठीक है, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं एंडोस्पर्म प्रोटीन के बारे में। जो आपका जीन, मक्के का एक प्रोटीन का पूछा जाता है कि जीन, मक्के का जो प्रोटीन है वो क्या कहलाता है, जैसे हमने राइस में पढ़ा ओराइजिन, यहाँ पे क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, और उसका जो वीट का है ग्लूटीन, ये सब चीजें मैंने स्टार्टिंग इंट्रोडक्टरी पार्ट में ऑलरेडी आपको कवर करवा दी है। ठीक है, आप प्रीवियस लेक्चर एक बार अच्छे से देखो, तभी चीजें हैं वो एक फ्लो में आप याद कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद में जो आपका कॉन्स्टिट्यूट्स 80% ऑफ टोटल प्रोटीन का 80% पाया जाता है, जब एम्ब्रियो का जो प्रोटीन है जो आपका कॉन्स्टिट्यूट 20% ऑफ टोटल प्रोटीन का पाया जाता है जो जर्म के अंदर। लेकिन जो मेजर प्रोटीन है मेज का, वो क्या कहलाता है बच्चे, जीन कहलाता है। ठीक है, हालांकि जो जर्म होता है, भ्रूण बोलते हो जिसको आप, उसके अंदर भी प्रोटीन है वो प्रेजेंट होता है। याद रखना, मक्के के अंदर लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, ये देखो। ठीक है, ये आपको देखो। ठीक है, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल की कमी पाई जाती है, ये चीज ध्यान रखना, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और सीरियल्स के अंदर किसकी कमी पाई जाती है ये भी याद कर लेना। ये क्वेश्चन राजस्थान में आरपीसीयू का, आरपीसी लेवल का एग्जाम होता है, उनके अंदर भी ये पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं हम आपके प्लांट के क्या क्या कैरेक्टर है, तो थोड़ा फोटो देख लेते हैं पहले, उनसे आपका आइडिया हो जाएगा। देखो भाई, आपको पता है टेसल्स, ठीक है, और सिल्क, एक आपका टेशल है और एक आपका सिल्क है। ठीक है, ये चीजें आपको पता होगी, आराम से आपको याद भी होगा। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है इनफ्लोरोसेंस का, कि इनफ्लोरोसेंस क्या है, तो इसमें आपके टेशल और सिल्क दो प्रकार के इनफ्लोरोसेंस पाए जाते हैं। ठीक है, टेसल्स होता है जो आपका क्या कहलाता है, नर भाग, जिसको आप मेल इनफ्लोरोसेंस बोलते हैं, और सिल्क इज ए फीमेल इनफ्लोरोसेंस। ये पॉइंट याद रखना, ये पूछा जाता है। ठीक है, ये आपका जो है वो क्या है, टेसल्स होता है। और जो आपने देखा होगा, जब इसका जो पूरा भुट्टा बनता है, उसके ऊपर ऐसे जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स जो आप लोगों को दिखती है, वो आपका क्या होता है, सिल्क कहलाता है, फीमेल। ये आपका क्या है, फीमेल इन्फ्लोरोसेंस है। ठीक है, जिसको आप ईयर भी बोलते हो। ठीक है, उसके बाद में ये आपके सीड है, आपको पता ही होगा। ठीक है, ये आपकी लीफ है, स्टॉल्क है। ठीक है, और ये आपकी प्रॉप रूट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि मेज के अंदर जो सपोर्टिव रूट्स का काम करता है वो कौन सा रूट है, प्रोप रूट्स है। प्रोप रूट क्या करता है, मेरी बात समझना, यहां पे लगी होती है जो मेन जो आपकी रूट्स होती है ना, ये देखो, इसके ऊपर ये रूट जो लगी होती है। ठीक है, ये जो आपकी सपोर्टिव रूट्स होती है, मतलब ये जो बाहर से सपोर्ट करती है, जैसे जैसे प्लांट बड़ा होगा उसके अंदर स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो ये धीरे धीरे आप देखोगे तो ऊपर चली जाएगी या छूट जाएगी जमीन के स्तर से, या फिर कभी कभार ये बहुत लंबी लंबी तब आपको दिखाई देती है। ठीक है, ये सपोर्टिव है, क्योंकि आपको पता है कि इसकी हाइट लगभग 7-8-10 फीट तक भी चली जाती है। ठीक है, इस कंडीशन में आपका जो मतलब हवाएं वगैरह तेज चलती है, ठीक है, तो गिरने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। उस कंडीशन में ये इसका सपोर्ट करता है। बाकी ये आपको रूट्स है, तो इसका एक कैरेक्टर पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, मेज इज द मोनोसियस प्लांट, मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑक्योर ऑन द सेम प्लांट। इस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेज आपका डायोसियस प्लांट है या फिर मोनोसियस प्लांट है। हमेशा याद रखना, मेज आपका मोनोसियस प्लांट है। मोनोसियस का मतलब क्या है, आपके नर और मादा जो पुष्प होते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल फ्लावर होते हैं, वो दोनों एक ही प्लांट पे पाए जाते हैं, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद में जो मतलब अग्र जनन है, ठीक है, जिसको आप प्रोटोएंड्रस बोलते हैं, ठीक है, उस नेचर का पाया जाता है। प्रोटोएंड्रस नेचर का मेज कहलाता है। मेज का जो नेचर होता है ये आपका प्रोटोएंड्रस होता है। द टेशल मेल इन्फ्लोरेसेंस अपीयर बिफोर सिल्क, मतलब क्या है, टेशल होता है जो मेल होता है वो आपके जो मादाओं से पहले निकल जाता है। यही चीज मैं अभी समझा रहा था कि टेसल्स क्या होता है, इनका इन्फ्लोरेसेंस होता है। कौन सा इन्फ्लोरेसेंस होता है मेरे भाई, टेसल्स, वो होता है आपका मेल इन्फ्लोरेसेंस, और मेल है वो आपका फीमेल से पहले बन जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, फीमेल क्या है, सिल्क है, फीमेल आपका क्या है, सिल्क है, लेकिन जब सिल्क बनता है उससे पहले टेसल्स बन जाता है, इसलिए इसको हम प्रोटोएंड्रस भी बोलते हैं। प्रोटोएंड्रस नेचर का मेज कहलाता है। ठीक है,
उसके बाद में ईच मेज ईयर इन द इनक्लोज्ड बाय द 8 to 14 हस्क लीव्स व्हिच इज द मॉडिफाइड लीव्स प्रोटेक्टिंग द ईयर एंड कैनाल्स। मतलब क्या है, जो आपका ईच मेज होता है, प्रत्येक मेज के अंदर जो आपका भुट्टा बनता है, ठीक है, उसके अंदर 8 से 14 8 to 14 आवरण जो पत्तियां होती है स्लीव्स से ऊपर से ढकी होती है। आपने कभी कभार देखा होगा, ये आपका भुट्टा है, ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारी ऐसी लीव्स है, ये इसको ढकेगी, फिर इसके ऊपर और लीव्स होगी, ये आपकी लगभग 8 से 14 होती है। जैसे मान लो ये भुट्टा है, ठीक है, ये भुट्टा है, पहले यहाँ इसकी 2 पत्तियां आ गई, ठीक है, जो ऊपर पूरा ढक के रखती है, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे ये 2 और उतरेगी, कितनी हुई आपकी 4, उसके बाद धीरे 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 ये और खुलेगी, कितनी हुई 6, फिर धीरे 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 और खुलेगी, कितनी हुई 8, फिर धीरे धीरे और खुलेगी 10, 12, 14, ऐसे करके पूरा आपका जो भुट्टा है वो खुल जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये फोटो में भी आप इसको अच्छे से देखो, इसको देखो, ये क्या है, पत्तियों से घिरा रहता है पहले, ठीक है, धीरे धीरे पहले इसके ऊपर पूरी पत्तियां होती है, फिर धीरे 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 पत्तियां यहां से हटती रहती है। जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होती है, भुट्टा प्रॉपर मैच्योर होने लगता है, तो वो धीरे धीरे आपको ऊपर से हटती रहती है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है, और यही क्वेश्चन यहां से आपको पूछा जाता है। ईयर एंड कैनाल्स मतलब भुट्टे की जो सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद में जो आपका प्रोफाइल है, ठीक है, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो डंडी आधार में जो आपका प्रोफाइल होता है, मतलब जो आपका प्रोफाइल होता है डंडे लाइक का होता है, मे बी प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ईयर शूट। मतलब क्या है, भुट्टे की जो डंडी के आधार पर एक प्रोफाइल छोटी पत्ती जैसी संरचना पाई जा सकती है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपको, यहाँ पे सीड कैनल के ऊपर जो भी ये जो पत्ती पाई जाती है ना, लीव्स, इसको, ठीक है। उसके बाद में हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं, वो है मेज इज ए नॉन टेलरिंग प्लांट, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑफ इरोजन प्रिवेंटिंग क्रॉप। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और क्वेश्चन ये काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है। विच ऑफ द सुटेबल एग्जाम्पल, या फिर विच ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन टिलर सीरियल क्रॉप, ठीक है, या फिर नॉन टिलर क्रॉप के बारे में अगर पूछे। देखो, आपको लगता होगा कि यार मेज के अंदर तो टीलर्स बनते हैं, नहीं, मेज के अंदर लीव्स होती है, वो टीलर्स नहीं कहलाते हैं, वहां टीलर्स नहीं बनते हैं। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये क्या करती है, आपकी जो सॉइल इरोजन होता है, मृदा अपरदन जिसको आप बोलते हैं, इसको आपका जो परमिटिंग होती है, मतलब उनको सुरक्षित करने की बढ़ाने वाली फसल कहा जाता है। मतलब क्या है, जैसे आपका मृदा अपरदन हो रहा है, ठीक है, तो उसको बचाता है। फालतू में सॉइल को ऐसे बाहर बहता नहीं है। क्यों नहीं बहता है, क्योंकि इनकी जो रूट्स होती है वो पूरा पूरा सॉइल को क्या करता है, कप पकड़ के रखता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है, नॉन टिलरिंग क्रॉप कौन सी कहलाती है, तो यहां से आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। नाउ अब हम मूव करते हैं, मूविंग ऑन नेक्स्ट पॉइंट, जो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मेज टैक्सोनॉमी है, उसके बारे में हम अभी पढ़ने का प्रयास करते हैं। आपने पढ़ा होगा एक आपका जिया मेज इंडुराटा, जिया मेज ट्यूनिकाटा, ठीक है, ये आपने अलग अलग पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये देखो, जिया मेज ट्यूनिकाटा है, जिया मेज इंडुराटा है, जिया मेज इंडेंटाटा है, सेक्राटा है, इवर्टा है, इमाइलिजा है, और जो आपका जो आप उसको वैक्सीकॉर्न भी बोलते हैं, कैरेटिना, ठीक है, उसके बारे में भी हम सर्टेना के बारे में भी अलग से अच्छे से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका जिया मेज ट्यूनिकाटा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिकाटा मेज को पोड कॉर्न के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ मेज नॉट कॉमर्शियली ग्रोन सीरियल्स आर द इनक्लोज्ड इन द मेम्ब्रेनस हस्क ग्लूम्स एंड बिलीव टू बी जो आपका एंसेस्टर ऑफ कल्टीवेटेड मेज। ठीक है, ये माना जाता है कि जो आपका मतलब एंसेस्टर होता है, ठीक है, इसी प्रकार से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, सबसे आदिम प्रकार की प्रजाति मानी जाती है, जिसका कॉमर्शियल उत्पादन है वो नहीं किया जाता है। ये चीज याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विच टाइप ऑफ मेज नॉट यूज फॉर द कॉमर्शियल ग्रोवन। ठीक है, तो आपका जिया मेज ट्यूनिकाटा है, ठीक है, ट्यूनिकाटा, जिसको हम पोड कॉर्न बोलते हैं। ठीक है, इसका आपको कॉमर्शियली लेवल पे यूज देखने को नहीं मिलता है, और इसका जो मेम्ब्रेनस होता है, जिसके अंदर आपका ग्लूमस ढका रहता है, ग्लूमस से ढका रहता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं जिया मेज आपका इंडुराटा, जिसको आप फ्लिंट कॉर्न भी बोलते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा,
जियामेज ट्यूनिकाटा, जियामेज ट्यूनिकाटा। टी के बाद में हम पढ़ रहे हैं टी आई, ट्यूनिकाटा के बाद में ये है आपका इंडेंट डाटा, जो आपका इंडोराटा, फिर इंडेंट डाटा पढ़ेंगे, ठीक है। इंडोराटा, इंडोराटा और इंडेंट डाटा में थोड़ा पहले अंतर समझना। फ्लीट कॉर्न, कठोर मक्का बोलते हो जिससे, ठीक है। भारत के अंदर मैन टाइप ऑफ मेज ग्रोवन इन इंडिया, भारत के अंदर मुख्यतः उगाई जाने वाली, पता चल गया ना, इंडिया, इससे याद रख लो, नाम याद आ जाएगा, ठीक है। इंटायर आउटर प्रोटीन ऑफ कैनाल इज हार्ड एंड कंपोज्ड ऑफ द एमाइलोपेक्टिन हार्ड स्टार्च, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ता हूं तो आपका अगला आता है इंडेंट डाटा, इंडेंट डाटा, ठीक है, जिसको आप डेंट कॉर्न भी बोलते हैं। अब यहां पे कंफ्यूज मत होना, यहां पे आपका आईएनडी आईएनडी आईएनडी, ये इंडेंट डाटा में काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, जिसका डेंट कॉर्न टी पीछे से पता चल जाएगा, ठीक है। जो आपका फ्लिंट कॉर्न है, ठीक है, इंडिया के अंदर होता है वो फ्लिंट कॉर्न है, जो आपका आगे, ठीक है, इंडेंट डाटा, जो आपका क्या कहलाता है, डेंट कॉर्न भी कहलाता है, ठीक है। मोस्ट वाइडली ग्रोन मेज इन यूएसए अराउंड 95% हैज द हाई इल्ड पोटेंशियल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेंट कॉर्न, ठीक है, कैन हैव ए डेंट टूथ लाइक, ठीक है, प्रेशन ऑन द टॉप ड्यू टू डिफरेंट स्टार्च टाइप, सॉफ्ट प्लस हार्ड, ठीक है। स्टार्च कंपोजिशन 78%, एमाइलोपेक्टिन 22% एमाइलोज, ठीक है। 78% तो इसमें एमाइलोपेक्टिन पाया जाता है और 22% इसमें एमाइलेज पाया जाता है। ये स्टार्च का कंपोजिशन होता है आपके जियामेज के इंडेंट डाटा के अंदर, ठीक है। उसके बाद में जियामेज, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ट्यूनिकाटा, इंडोराटा, इंडेंट डाटा, 3 प्रजाति याद हो गई, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मेज, साइंटिफिक नाम भी पूछा जाता है, ठीक है। जियामेज सेकेराटा, शेकेराटा के नाम से पता चल गया, स्वीट, एस से स्वीट, एस से सेकेराटा, इज इट क्लियर, यहां तक कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। कंटेंट्स हाई शुगर कंटेंट अप टू 20%, eaten as vegetable और सलाद, कैनल्स बिकम दी आपका सेलुलेंट व्हेन ड्राई, ठीक है। दाने जो आपके सूखने पर सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि ये क्या है ना कि बेसिकली जो इसमें थोड़ा शुगर परसेंटेज ज्यादा पाया जाता है और ये जो यूज होता है वो आपके सलाद के रूप में ही यूज लिया जाता है, ठीक है। मीठी जो स्वीट कॉर्न बेसिकली आपने देखा होगा, पशुओं को आप बहुत खिलाते हो, ठीक है। उसके बाद में जियामेज इवर्टा, जियामेज इवर्टा जिसको आप पॉपकॉर्न भी बोलते हैं। अब पॉपकॉर्न, फूटने वाला मक्का, पॉपकॉर्न आप खाते नहीं हो मार्केट में, जो मार्केट में पॉपकॉर्न खाते हो, ठीक है, वो पॉपकॉर्न जो फूलने वाला होता है, ठीक है, फूटने फूलने वाला, हैज स्मॉल हेड कैनल्स, द स्वीन एंड ब्रेस्ट व्हेन हीटेड अबाउट 170 डिग्री सेंटीग्रेड, यूज दिस स्नैक। आप जो स्नैक्स वगैरह खाते हैं नाश्ते के रूप में, जिसका यूज करते हैं इवर्टा, वो आपका इवर्टा होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, पॉपकॉर्न। 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर इसको क्या किया जाता है, गर्म करते हैं, ठीक है। गर्म करने पर वो क्या फूटने लग जाता है, पॉपकॉर्न बनता है, ठीक है। जैसे ही फूटेगा ऐसे टक टक टक, ठीक है, गुब्बारे की तरह, तो वो क्या बनेगा, आपका पॉपकॉर्न बन जाएगा। और जिसको मार्केट में बहुत सारे लोग दूध चाह के, ठीक है, बोरिंग हो रहे हैं तो पॉपकॉर्न खा लेते हैं, ठीक है। ये जो आपका इवर्टा है, इवर्टा को ही आप पॉपकॉर्न बोलते हो, ये चीज याद रखना। कितने डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करने पर वो पॉपकॉर्न निकलते हैं, 170 डिग्री टेम्परेचर पर जब आप उसको गर्म करोगे तो वो फूटने लगेगा और फूटने के बाद में क्या होगा, वो आपका पॉपकॉर्न बन जाएगा। क्लियर है। उसके बाद में बात करते हैं जियामेज एमाइलस, ठीक है। इसको आप फ्लोर कॉर्न या सॉफ्ट कॉर्न के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब सॉफ्ट कॉर्न, जो आपके आटे वाला मक्का, मुलायम मक्का, कैनल्स आर सॉफ्ट एंड इजी टू ग्राइंड, रिच इन एमाइलेज स्टार्च, ठीक है, मुलायम होता है और आसानी से पीसे जा सकते हैं, एमाइलेज स्टार्च की मात्रा अधिक होती है। अब आता है आपका जो आपका जियामेज सैरेटिना, ठीक है। अब इसको वैक्सी कॉर्न के नाम से, मोमी मक्का के नाम से भी जाना जाता है,
Endosperm has 100% amylopectin starch in normal maize, about 70%. Has a waxy appearance. Used the thicker in food industry and textile and paper industry. Originated in China. Starch similar to toffee. ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। तो सारी जो आपके 7 टाइप का क्लासिफिकेशन था वो आपको याद हो गया होगा। अच्छे से एक बार पढ़ोगे तो ये 7 टाइप का क्लासिफिकेशन है वो याद हो जाएगा। यहां से क्वेश्चंस हर एक पेपर के अंदर आपको पूछे ही जाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगला जो आपका आता है रूट की जो मतलब रूट ऑफ मेज। ठीक है, मेज ऑफ रूट कह सकते हैं। मेज की जो जड़ें हैं, ठीक है, वो कैसे, मक्का की जो जड़ें हैं, सबसे पहले एक तो इसकी सेमिनल रूट्स होती है, एक इसकी आपकी एडवेंटियस रूट्स होती है और एक इसकी प्रॉप रूट्स होती है। ठीक है, सेमिनल रूट्स क्या होती है, तो सेमिनल रूट्स के बारे में पहले समझो। ये आपका टेम्परेरी रूट्स होता है दैट्स फंक्शन ड्यूरिंग दी अर्ली सीडलिंग स्टेज ओनली। ये क्या होती है, टेम्परेरी होती है, इट्स नॉट परमानेंट, ये टेम्परेरी होती है। और जब सीडलिंग स्टेज आती है तो उसके बाद में ये चली जाती है प्रारंभिक अवस्था, मतलब इनिशियली स्टेज के अंदर ये काम करती है। उसके बाद में एडवांटेज जो रूट्स होती है, ठीक है, ये क्या करती है, राइज फ्रॉम लोअर अंडरग्राउंड नोड्स ऑफ द स्टेम, हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन एंड इन कॉर्जिंग इन कॉर्स। ठीक है, प्रोफ और जो आपका ब्रेस रूट्स बोलते हैं, राइज फ्रॉम 2 to 3 लोअर अबव ग्राउंड नोड्स। ठीक है, प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट एंड प्रिवेंट लोडिंग। ये भूमि की ऊपर वाली जो जड़ें हैं जिसको आप प्रोफ रूट्स भी बोलते हैं, जैसे प्रोफ रूट्स। ठीक है, बाकी आपको पता है ये आपकी एडवांटियस जो रूट्स होती है, एडवांटियस रूट्स जो मेजर, ठीक है, और उसके बाद में जो छोटी छोटी नीचे जो रूट्स आपको नॉर्मली दिखती होगी, ये यहाँ से चली जाती है, इनिशियल स्टेज में होती है, वो आपकी सेमिनल रूट्स है। ठीक है, ये 3 टाइप की रूट्स है, पूछा जाता है एक्सप्लेनेशन इसका। अब बात करते हैं हम वैरायटी के बारे में कि मेज की कौन कौन सी वैरायटी है, किस किस एरिया के अंदर कौन सी वैरायटी बेसिकली ग्रो की जाती है, उनके बारे में। यहां तक सब चीजें क्लियर है? यहां तक सब चीजें क्लियर है भाई? गुरुजी नोट्स चाहिए जेनेटिक्स के, जेनेटिक्स के नोट्स अपलोड तो है ना भाई? हाँ, देखो एक बार, जेनेटिक्स के नोट्स अपलोड है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में अपलोड है। जेनेटिक्स हो गया, नेमाटोड हो गया, उनके नोट्स तो ऑलरेडी अपलोड है। ठीक है, पढ़ाई करो, जेनेटिक्स की क्लासेज है। वो बात हुई है मेरे एक पीएचडी में ही सर है, ठीक है, तो वो अभी थोड़े बिजी थे, पहले बात हुई थी, तो कल से या परसों से जेनेटिक्स की आपकी प्रॉपर क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। आई नो कि थोड़ा जेनेटिक्स मुश्किल सब्जेक्ट होता है, जो बच्चे बेसिकली नॉन मेडिकल या फिर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से होते हैं उनके लिए जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स थोड़ा पढ़ना भी अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चंस हालांकि अभी इस सेमेस्टर में इतना ज़्यादा कोई डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा आपको समझना होगा, उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने होंगे, तो थोड़ा जेनेटिक्स को भी अच्छे से पढ़ना। ठीक है, बाकी नोट्स है वो एक बार आप जाके देखो, नोट्स वाले फोल्डर में ऑलरेडी अपलोड है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं वैरायटी। तो वैरायटी कोई समझने वाली है नहीं, इसमें देखो आपकी जो वैरायटी होती है अलग अलग टाइप में, आपने एक वैरायटी हाइब्रिड और नॉर्मल वैरायटी आप पढ़ते ही हो, लेकिन इसमें आपका जो सेमिस्टर जिसको आप कंपोजिट वैरायटी बोलते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करनी है। क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि मेज की कोई 5 कंपोजिट वैरायटी लिखो, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ कंपोजिट वैरायटी। ठीक है, तो इसमें आपका पूसा कंपोजिट 3 है, पूसा कंपोजिट 4 है, सूर्या अर्ली वैरायटी है, माही कंचन, माही धवल। ठीक है, डेवलप्ड बाय एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर जो बांसवाड़ा राजस्थान के अंदर मेज का बना हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, माही कंचन माही धवल। ठीक है, माही कंचन माही धवल। ओके, उसके बाद में हाइब्रिड वैरायटी के बारे में बात करते हैं। हाइब्रिड वैरायटी संकर किस्में, ये तो याद कर लेना भाई, कंपोजिट मतलब मिला के। मैं आपके लिए सारे सब्जेक्ट जैसे पढ़ाता हूं ना, कंपोजिट की तरह काम करता हूं, वैसे मेरे नाम से याद रख लेना कि माही कंचन माही धवल। ठीक है, हाइब्रिड वैरायटी के अंदर सिंगल क्रॉस हाइब्रिड था वो पीएमएच फर्स्ट था, डबल क्रॉस हाइब्रिड था वो सीओएच3 था, 3 वे क्रॉस हाइब्रिड था वो गंगा 5 था, डीएम7 था और डीएमएच9 था। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है गंगा 5। ये क्वेश्चन आई थिंक सीयूईटी पीजी के अंदर या फिर कहीं ना कहीं एक एग्जाम में पूछा गया, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन पूछा गया था कि जो गंगा 5 है
वो कौन सा वे क्रॉस है, सिंगल क्रॉस, डबल क्रॉस, या फिर आपका 3 वे क्रॉस। तो ये गंगा 5 है वो 3 वे क्रॉस है। डबल टॉप क्रॉस होता है वो गंगा सफेद 2 है, और हाई स्टार्च है गंगा 4 है। ये चीजें याद रखना। और हाइब्रिड जो जनरल हाइब्रिड है वो AH58 है, जिसको आप PEHM3 भी बोलते हैं और पूसा HM, ठीक है, हाइब्रिड मेज 4 के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में जो व्हाइट ग्रेन वेराइटीज होती है नॉर्मल, जिसको आप नॉर्मली देखते हैं सफेद दाने वाली किस्में, ठीक है, जिसको आप नर्मदा मोती, जिसको डेंट मेज, गंगा सफेद 2, हाई स्टार्च गंगा 4 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये तो वेराइटीज है जो आप लोगों को याद रखनी है। उसके बाद में क्लाइमेट एंड सॉइल रिक्वायरमेंट, मतलब किस टाइप के क्लाइमेट की नीड है। तो कि इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन के लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की जरूरत होती है, और ऑप्टिमम जो टेम्परेचर होता है नॉर्मली आपको पता है ये आपका खरीफ सीजन के अंदर होता है। खरीफ के अंदर यही 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर है वो आपका रहता है। ठीक है, और जब हम इसका मतलब ग्रोइंग सीजन आता है उस टाइम बारिश वगैरह ठीक चलती है, तो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर माना जाता है वो 21 डिग्री चलता है। और नॉर्मली थोड़ा ज्यादा हो सकता है कभी कभार, लेकिन अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वही है कि थोड़ा मक्का आसानी से उगेगा नहीं, ठीक है, और जर्मिनेशन परसेंटेज है वो थोड़ा लो हो जाएगा। तो ये ऑप्टिमम जो टेम्परेचर बताया है, मैक्सिमम, ऑप्टिमम और मिनिमम में, ये चीजें याद रखना। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर जो विकास के लिए आदर्श तापमान बोलते हो, ठीक है, जो आपका 32 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। सॉइल का जो बेसिकली आप देखोगे न्यूट्रल सॉइल, मतलब जिनका पीएच अराउंड 7 के समथिंग है, वो सॉइल सूटेबल है। लेकिन एसिडिक सॉइल यहाँ पे सूटेबल नहीं है, जिनका पीएच 7 से थोड़ा ज्यादा है, 7 से 8.5 के बीच में जिसका पीएच है, ठीक है, नॉर्मली आप जिसको लवणीय मृदा है बोलते हो, उनके लिए बहुत सूटेबल क्रॉप मानी जाती है मेज। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, न्यूट्रल टू एल्कलाइन 7.5 to 8.5 इज द बेस्ट फॉर मेज। ठीक है, उसके बाद में सॉइल टाइप की बात करता हूं तो वेल ड्रेन, फर्टाइल लोम टू सैंडी लोम सॉइल आर दी प्रेफर्ड। ठीक है, मतलब जल निकास, पानी भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। ये चीज तो हमेशा लिखनी है भाई, है ना। हम कॉलेज के अंदर क्या करते पता है, ये जो क्वेश्चन आता था, चाहे कोई भी हो, चाहे हॉटी में भी आपको पता है क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे सीधा एक कोई क्रॉप का नाम दे दिया कि इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी लिखो, लेकिन जैसे तुम्हें क्वेश्चन दे दिया कि मेज की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आपको एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, साइंटिफिक नाम, मतलब पॉइंट होते हैं 8-10 ऐसे बना के रखने होते हैं कि इंट्रोडक्टिव पार्ट मुझे क्या लिखना है, इंट्रोडक्टिव पार्ट में साइंटिफिक नाम वगैरह, ओरिजिन वगैरह, ठीक है, ये सब चीजें लिख देनी है, क्रोमोसोम नंबर वगैरह, ये सब होगी। उसके बाद में हम आगे क्या करते हैं, जैसे ही वो आता है ना कि दूसरा पॉइंट, हम क्लाइमेट और वो सॉइल लिखते हैं। तो क्लाइमेट आपको पता है ह्यूमिड, और जिसको ठंडी की होती है तो वो लिख देते हैं कोल्ड। ठीक है, तो वो क्रॉप के हिसाब से थोड़ा देख लेना होता है कि भाई सेव के लिए तो हम ह्यूमिड हॉट लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो वही है, मेज के लिए ह्यूमिड क्लाइमेट की नीड होती है। और बेसिकली आपका जो सॉइल है वो कैसा होना चाहिए, अच्छे जल निकास वाला, वेल ड्रेनेज सॉइल होनी चाहिए, फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए, हाई ऑर्गेनिक मैटर सॉइल के अंदर होना चाहिए। और बेसिक किसकी पीएच अगर नाम याद पता नहीं है तो लिख दो कि इसका पीएच है वो न्यूट्रल होता है, मतलब न्यूट्रल पीएच जिस सॉइल का होता है आपको पता ही है, जिनका पीएच 7 होता है वहां पे मोस्ट ऑफ द क्रॉप है वो सर्वाइव कर जाती है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अगर ये कुछ पॉइंट याद नहीं होते हैं तो उस टाइम आप वहां पे लिख सकते हो। और टेम्परेचर पता है कि खरीफ की क्रॉप होती है उनके लिए 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर की जरूरत होती है, तो 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर लिख दो, बस काम खत्म। तो यही चीजें आपको थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है वो रखनी होती है। ठीक है, ऐसा पता ये तो पढ़ाई नहीं, कैसे आएगा क्या नहीं आएगा, तो एक चीजें थोड़ा फोकस रखो कि बेसिकली इसका टेम्परेचर कितना होता है। काफी बच्चों को ये भी पता नहीं है कि खरीफ क्रॉप का एग्जांपल क्या है, मेज उसका रबी क्रॉप का एग्जांपल क्या है, तो ये तो थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाती है। आई नो कि ये प्रॉब्लम आती है काफी बच्चों को, बट आपको इस प्रॉब्लम को थोड़ा समझना है कि मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैं इसको कैसे सर्वाइव कर सकता हूँ। कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखो जो आप, मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे तो एमसीक्यूज के साथ में थ्योरेटिकल पार्ट भी आपको लिखना होता है। थ्योरेटिकल पार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आजकल तो एमसीक्यूज क्यूज वगैरह कॉलेज के अंदर साथ में स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो उससे आपको थोड़ा सपोर्ट है वो एक्स्ट्रा लेवल का मिलता है, बट उनके लिए भी कुछ चीजें आपको याद तो करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर बात करते हैं सोविंग एंड स्पेसिंग के बारे में। ठीक है, तो ग्रेन मेज जो दाने वाला मक्का है उनकी जो सीड रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। सीड रेट सबकी भाई कोई फेंक के मत आना, 2 किलो 3 किलो 100 किलो मत करके आ जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो ग्रेन मतलब दानों के लिए अगर अपने को मक्का लगाना तो 20 केजी पर हेक्टर अपने को सीड रेट की जरूरत होती है। जो इसका स्पेसिंग रहता है वो 60 मल्टीप्लाई 20 रहता है, मतलब 60 गुणा 20 आर गुणा पी की जो दूरी है। ठीक है, वो रो इंटू रो एंड प्लांट इंटू प्लांट। इसके लिए जो सुटेबल वैरायटी है, पीएमएच फर्स्ट है, पीएमएच 2 है, प्रभात है। ठीक है,
जो स्वीट मेज है उनकी जो सीड रेट होती है वो 8 केजी पर हेक्टर के हिसाब से होती है। उसके जो प्लांट होते हैं वो आप निकाल लो कितने प्लांट होते हैं, इसका भी प्लांट आप निकाल सकते हो, ये चीजें आपको निकालनी है कितने प्लांट होते हैं। 8 केजी से आपका जो प्लांट पॉपुलेशन है वो 44,000 से लगाकर 53,000 तक है। ठीक है, 75 से 25 मतलब 75 गुना 25 या 30 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस होता है। माधुरी फर्स्ट इंडियन वैरायटी है, प्रिया है और विन ऑरेंज इसकी वैरायटी मानी जाती है। बेबी कॉर्न 25 केजी पर हेक्टर इसका सीड रेट लिया जाता है। ठीक है, 83 से 1,11,000 इसके पर हेक्टर के प्लांट है। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को याद रखना है 60 से 60 गुना 20 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस है। वीएल बेबी कॉर्न 1, एचएम फॉर वो रिजवान किधर है, यस बेबी 2 बेबी ओ बड़ा, यस बेबी 1 2 बड़ा। ठीक है, याद आ गया ना। और जी 5414, उसके बाद में प्रताप फर्स्ट, प्रकाश केसरी, ये आपके बेबी कॉर्न की वैरायटी है। पॉपकॉर्न मक्का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना 12 केजी पर हेक्टर इसका क्या लिया जाता है, सीड रेट है पर हेक्टर। 83,000 आपके इसके प्लांट पर हेक्टर है, 83,333। 60 गुना 20 का ही डिस्टेंस होगा नॉर्मली 83 में, तो पता ही है। उसके बाद में ज्वार है, ठीक है, अंबर है, बीपीसीएच 6 है और पर्ल इसकी वैरायटी मानी जाती है। 50 केजी पर हेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चारे वाले मक्के के लिए सबसे ज्यादा सीड रेट होती है, क्योंकि चारे वाले मक्के के लिए बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। अगर जितनी ज्यादा उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होगी उतना ही ज्यादा आपको फूडर मिलेगा। तो वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा रखने के लिए हमें पता सीड रेट थोड़ी ज्यादा लेनी, वेजिटेटिव ग्रोथ तो होगी। ठीक है, ऑब्वियसली क्या है कि इसके अंदर हमें ज्यादा वो जरूरत है नहीं कि भुट्टा कहां बनेगा, ये वाली प्रॉब्लम तो है नहीं। ठीक है, तो इसके लिए सीड रेट ज्यादा होती है। ठीक है, और इसमें मैं मतलब अगर प्लांट की बात करूं तो नॉर्मली इसके अंदर कितने प्लांट हो सकते हैं, आप थोड़ा ज्यूम करके देखो, 1.5 लाख प्लस प्लांट पर हेक्टर होते हैं। ठीक है, उसके बाद में 30 गुना 10 इसका वो डिस्टेंस है। अफ्रीकन टॉल है, J1006 है, प्रताप मक्का चेरी 6। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करते हैं, ये कुछ आपके ग्रोइंग पर एरिया। स्वीट कॉर्न के लिए 2250 सेंटीमीटर, जो 44,444 प्लांट है। ठीक है, बेबी कॉर्न के लिए 900 सेंटीमीटर का जो आपका एरिया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है किसके लिए बोला जाता है, कुछ एडिशनल जो अगर आप पहले नॉर्मल नर्सरी वगैरह तैयार करते तो उनके लिए भी बता देते हैं। ठीक है, उसके बाद में कि कितना एरिया आपको तैयार करना उनके लिए, नर्सरी के लिए भी। ठीक है, ऑप्टिमम सोविंग 5 सेंटीमीटर से। उसके बाद में सीड रेट है तो आपका कंपोजिट वैरायटी का 18 से 20 केजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइब्रिड वैरायटी का 20 से 25 केजी, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, विंटर रबी मेज सीड रेट इज 30 to 40 हायर देन रेनी सीजन मेज। प्लांट पॉपुलेशन 90,000 प्लांट पर हेक्टर। क्यों लिया जाता है, क्योंकि बारिश होती है तो सारे प्लांट है वो ग्रोवर बहुत ज्यादा करते हैं, इसलिए यहाँ पे विंटर में थोड़ी बारिश वगैरह नहीं होती, तो उसके लिए सीड रेट ज्यादा लेनी होती है। और सोविंग मेथड्स होते हैं, रेज बेड इज द बेस्ट शो विंटर मेज ऑन द साउथर्न साइड इज द रेज्ड इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ये चीजें याद रखना। ठीक है, उसके बाद में ट्रांसप्लांटिंग ऑफ मेज, मतलब बेसिकली 700 से 800 मीटर स्क्वायर इसका जो नर्सरी का एरिया है वो लिया जाता है मीटर स्क्वायर फॉर पर हेक्टर। मतलब 1 हेक्टर अगर नर्सरी तैयार करनी है, 1 हेक्टर के लिए आपको प्लांट पॉपुलेशन आगे लगनी है, 1 हेक्टर में आपको मक्का लगाना है, तो उसकी नर्सरी आपकी 700 से 800 मीटर स्क्वायर की होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में नर्सरी शोविंग टाइम है जो सेकंड फोर्टनाइट ऑफ नवंबर। ठीक है, दूसरा पखवाड़ा। उसके बाद में बात करते हैं वाटर मैनेजमेंट, जो आपका जल प्रबंधन है वो कैसे करोगे। तो आपका वाटर सेंसिटिव, ठीक है, मेज इज द सेंसिटिव टू बोथ ड्रॉट एंड वाटर लॉग्ड। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं बेस्ट सोविंग टाइम, जो रेनी सीजन माना जाता है फॉर द इरिगेटेड खरीफ क्रॉप, सो 15 to 20 डेज बिफोर द ऑनसेट ऑफ मानसून। उसके बाद में वाटर रिक्वायरमेंट 500 to 800 मिलीमीटर पर सीजन। ठीक है, उसके बाद में क्रिटिकल स्टेज फॉर द इरिगेशन, टेस्टिंग स्टेज मोस्ट सेंसिटिव स्टेज मानी जाती है। फर्स्ट इरिगेशन एट 6 लीफ स्टेज, नी हाई स्टेज भी इसको बोलते हैं, जहां पे आपको फर्स्ट इरिगेशन है वो आपको देनी होती है। ठीक है, उसके बाद में इफ ओनली 3 इरिगेशन, अगर 3 इरिगेशन मेज के अंदर देनी होती है तो कब आप पानी दोगे, तो एट नी स्टेज, मतलब नी स्टेज जब घुटने तक की अवस्था आती है उस टाइम पानी देना है। टेस्लिंग एंड जो सिल्किंग स्टेज होती है वहां पे भी आपको 50% वाटर देना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है कि जो आपके टेसल्स बनते हैं, ठीक है, जो आपके टेसल्स बनते हैं और सिल्क बनते हैं, उस टाइम आपको मेज को पानी देना ही है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बेस्ट इरिगेशन मेथड फ्लो इरिगेशन मेथड होता है। ठीक है, जो आपका इरिगेटेड अप टू 2.2/3
ठीक है, हाइट ऑफ रेंज। उसके बाद में नंबर ऑफ इरिगेशन, जो रबी में अबाउट 5 इरिगेशन रिक्वायर्ड है, खरीफ में बेसिकली 3 इरिगेशन आप दे सकते हो, बिकॉज क्योंकि वहां पे आपका कुछ इंटरवल के बीच में बारिश आपकी होती रहती है, ठीक है। आफ्टर दैट बात करते हैं आपके न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में। तो रिकमेंडेड डोज खरीफ सीजन के लिए एनपीके की है, वो नाइट्रोजन आपका कितना माना जाता है, 120 केजी आपका पर हेक्टर, ठीक है। फास्फोरस आपका 60 केजी पर हेक्टर, और पोटास आपका 40 केजी पर हेक्टर माना जाता है, एनपीके याद रखना। रिकमेंडेड डोज इन विंटर सीजन के लिए 175 केजी नाइट्रोजन, क्योंकि बारिश के अंदर जब बिजलियां वगैरह तड़कती है, बारिश का पानी होता है, तो कुछ नाइट्रोजन है वो एक्स्ट्रा आपको मिलती है, ठीक है। उसके बाद में आपको 60 केजी देना है फास्फोरस और 30 केजी आपको देना है पोटास। तो आपको रबी जो आपका विंटर सीजन होता है उसके अंदर थोड़ा ज्यादा आपको नाइट्रोजन देना होता है, क्योंकि उस टाइम बारिश वगैरह नहीं होती, थोड़ी नाइट्रोजन की कमी रहती है। डेफिशिएंसी सिम्टम बेसिकली बात करूं तो इसके व्हाइट बर्ड ऑफ मेज, मतलब आपने देखा होगा बर्ड्स बेसिकली बहुत ज्यादा व्हाइट दिखने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो आपकी जिंक की डिफिशियंसी की वजह से होते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको 25 केजी पर हेक्टर के हिसाब से 25 केजी पर हेक्टर के हिसाब से ZnSO4 जिंक सल्फेट है वो देना होता है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में बात करते हैं करेक्शन। अप्लाई 25 केजी ZnSO4.7H2O फॉर हेक्टर, 21% जिसके अंदर जिंक होता है, 15 केजी जो आपका ZnSO4H2O जिसमें 33% जिंक होता है। और फोलियर स्प्रे के लिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाहे आप, मैंने जब राइस पढ़ाया था उस टाइम भी बताया था कि खेरा डिजीज धान के अंदर जो जिंक की डेफिशिएंसी के अंदर होती है, जिंक की डेफिशिएंसी से, तो अगर हम नॉर्मली फोलियर स्प्रे के द्वारा उसका जो करेक्शन करना चाहते हैं या फिर उसकी डेफिशिएंसी को दूर करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हम फोलियर स्प्रे के लिए 0.5% तो ZnSO4 लेते हैं। उसके साथ साथ में हम 0.25% क्या लेते हैं, लाइम लेते हैं, और उसके साथ पानी में मिला के घोल बना के हम फोलियर स्प्रे करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपकी स्पेशलिटी मेज टाइप, जो विशेष प्रकार की जो मक्का है उनके बारे में बात करता हूं। स्वीट कॉर्न, जिसके पॉपुलर वेजिटेबल इन यूएसए, यूरोप, मेनली ग्रोन इन यूएसए एंड कनाडा, हार्वेस्ट एट 70 to 75 day after sowing. When grain have 70% moisture and 11 to 20% sugar, grain cobs are the harvested 18 to 20 days after pollination. Sweet maize contains up to 20% sugar, while dent maize has only 3% green stage. आफ्टर दैट बात करते हैं बेबी कॉर्न, जो आपका सोवन अप्रैल अगस्त, हार्वेस्टेड 45 डे आफ्टर सोविंग। कोप्स आर दी हार्वेस्टेड 1 to 3 days आफ्टर सिल्क इमर्जेंस बिफोर फर्टिलाइजेशन। आइडियल साइज 6 to 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, 1 से 1.5 सेंटीमीटर फॉर द सेंटीमीटर डायमीटर। उसके बाद में क्यूपीएम में आपने पढ़ा होगा, क्यूपीएम क्वालिटी प्रोटीन मेज के बारे में, ठीक है। ये क्या होता है, डेवलप्ड बाई एसके बसल, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नाम है, याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद में विलेक्स, जो सीमेंट के बारे में, सीमेंट मैक्सिको से इन्होंने ये डेवलप किया था। उसके बाद में क्या है, दे सीव्ड वर्ल्ड फूड प्राइज, जिन्होंने 2000 में उनको फूड प्राइज भी मिला था। क्यूएफएम हैज द हायर लेवल ऑफ लाइसिन, 3.7 से 4.2% इसके अंदर लाइसिन पाया जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मेज के अंदर बेसिकली ट्रिप्टोफैन, अभी मैंने बताया था ट्रिप्टोफैन और लाइसिन एमिनो एसिड की कमी की वजह से उसके अंदर प्रॉपर प्रोटीन नहीं होता है। लेकिन जब से क्यूपीएम डेवलप्ड किया था एसके बसल जी ने, ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर लाइसिन का जो परसेंटेज है 3.7 से 4.2 ग्राम पर 100 ग्राम, एंड ट्रिप्टोफैन ड्यू टू OPEC2 जीन, OPEC2 फ्लोरी2, ये दो इनके जीन है, याद रखना, ठीक है। आपका OPEC2 एंड फ्लोरी, ये आपका फ्लोरी 2, ये जीन है मेज के, याद रखना, ठीक है। कंटेन्स 55% more lysine and 30 to 40% more tryptophan than normal maize. FAO recommended 5 gram lysine per 100 gram protein in maize. डन। उसके बाद में बात करते हैं हम डेफिशिएंट एमिनो एसिड इन क्यूपीएम क्वालिटी प्रोटीन मेज के अंदर, जो आपका ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन, ठीक है, वो डेफिशिएंट कमी पाई जाती है। उसके बाद में द बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ क्यूपीएम इज 80%, विल दैट नॉर्मल मेज इज लेस देन 50%। जो बायोलॉजिकल वैल्यू होती है क्यूपीएम के अंदर 80% बायोलॉजिकल वैल्यू है, लेकिन जो नॉर्मली आपका जो मेज होता है उसके अंदर 50% ही होती है, ठीक है। द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ क्यूपीएम इज सिमिलर टू दैट ऑफ नॉर्मल मेज, एक्सपेक्ट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द आइसोलेशन डिस्टेंस ऑफ द मेंटेन जेनेटिक प्योरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई आप नॉर्मल जो मेज प्रोडक्शन लेते हो
वैसे ही इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, बट जो आपका आइसोलेशन डिस्टेंस होता है, आइसोलेशन डिस्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? आइसोलेशन डिस्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अरे जो दो वैरायटी के बीच में जो डिस्टेंस रखा जाता है क्या बोलते हैं भाई उसको? मेरे को एग्जैक्ट वर्ड का नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, अरे कौन सी दूरी बोलते हैं यार, बताओ भाई आइसोलेशन डिस्टेंस को। बताओ, आइसोलेशन डिस्टेंस ही पढ़ता हूँ, किसी को बता बताओ। आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन जेनेटिक प्योरिटी, क्यूपीएम इज दिल्यूशन, और जो आपका सोल्यूशन एमिनो अम्ल की कमी पाई जाती है। क्यूपीएम का जैविक मान जो बायोलॉजिकल वैल्यू है वो लगभग 80% है, जबकि सामान्य मक्के का 50% है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट ओफेक हाइब्रिड इन इंडिया, इन इंडिया द फर्स्ट ओफेक हाइब्रिड रत्ना, ये बहुत सही है। जो जीन था ओपेक टू फ्लोरी 2, ठीक है, ओपेक से जो फर्स्ट हाइब्रिड बनाया था इंडिया के अंदर वो कौन सा था? रत्ना। ठीक है, उसके बाद में आपका प्रोटीना एंड शक्ति RPS वी आर रिलीज इन 1971। ठीक है, उसके बाद में ये वैरायटी है जो आपका HQPM हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज जिसको बोलते हो आप। ठीक है, सुटेबल फॉर ऑल इंडिया, HQPM5 हाई क्वालिटी मेज प्रोटीन 5 जो सुटेबल फॉर ऑल इंडिया। ठीक है, और उसके बाद में ये HQPM7 है जो ओनली पेनिनसुलर जोन के अंदर ही उगाया जाता है, जो प्रायद्वीपीय पठार होते हैं भारत के। विवेक जो आपका QPM9 है जो पेनिनसुलर इंडिया के अंदर ही उगाया जाता है। शक्तिमान 1 2 3 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार रीजन के अंदर बेसिकली उगाया जाता है। ठीक है, पूसा विवेक QPM9 इंप्रूव जो आपके फर्स्ट हाई विटामिन ए और हाइब्रिड क्यूपीएम के लिए मानी जाती है। शक्ति फर्स्ट जो आपके जनरल हाइब्रिड है, और प्रताप क्यूपीएम हाइब्रिड फर्स्ट जो आपके राजस्थान रीजन के अंदर बेसिकली ग्रो की जाती है। हाई ऑयल मेज के बारे में मैंने पहले भी बताया था, मोर देन 6% इसके अंदर ऑयल पाया जाता है, और वियर नॉर्मल मेज के अंदर आपका कंटेंट्स 3 to 4% इसके अंदर ऑयल पाया जाता है। तो यही आपको इसमें हाई ऑयल मेज में याद रखना है कि इसके अंदर ऑयल परसेंटेज है, ऑयल परसेंटेज है मेरे भाई, कितना पाया जाता है? मोर देन 6% पाया जाता है। बट नॉर्मल मेज के अंदर आपका जो ऑयल परसेंटेज होता है वो आपका 3 to 4% होता है, ये चीज याद रखना। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं हार्वेस्टिंग ऑफ मेज। ठीक है, मेज इज हार्वेस्टेड एट दी जो आपका फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी है। ठीक है, when canals are the head and have the black layers होने लग जाती है, कैनल्स पक जाते हैं उस टाइम। ठीक है, मेज जो आपका डीहस्कर कम सेलर इज दी यूज फॉर दी जो आपका सेलिंग एंड अनहस्क्ड मेज कॉम, ये आपका क्या किया जाता है? हार्वेस्टर के रूप में काम करता है डीहस्कर। ठीक है, कॉमर्शियली ग्रेन yield of maize expressed at 15.5% moisture content। उसके बाद में रबी मेज yield are 1.5 to 2 time higher than cream maize due to better irrigation and water favor pest problems। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रबी मेज का 1.5 से 2 टाइम मतलब 1.5 से 2 गुना प्रोडक्शन है वो खरीफ मेज से बेटर होता है। ठीक है, क्योंकि पेस्ट प्रॉब्लम्स वगैरह ज्यादा इरिगेशन वगैरह होती है तो उनकी वजह से। मक्के की कटाई शारीरिक परिपक्वता जो आपका होता है, जो जिसको आप फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी बोलते हैं, जब दाने कठोर होने लग जाते हैं, यही याद रखना। वाणिज्य उपज जो होती है 15.5% नमी के स्तर पर व्यक्त की जाती है। रबी मक्के की उपज खरीफ मक्के की तुलना में 1.5 से 2 गुना अधिक पाई जाती है, क्योंकि इस समय सिंचाई सुविधाएं बेहतर और कीट रोग कम हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में आपको पढ़ना है इसके की फैक्ट्स कुछ है। जो आपका हलोडिंग जो क्या कहता है, प्लॉगिंग, इसमें जो प्लॉगिंग होती है। ठीक है, स्टैंडिंग मेज जब 20 से 25 दिन आपके मेज को बोए हुए हो जाते हैं और उनमें से आपको वीड निकाल देते हैं, तो उसमें आपका एक हेलोडिंग करके एक इक्विपमेंट्स होता है जो उसको वीड को निकालने के लिए यूजफुल होता है। उसके बाद में आइडल मेज प्लांट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस बाय दी मोक एंड आपके पेयर्स के द्वारा दिया गया था। उसके बाद में मेसोकोटिल जो पौधे के बीज और तने के निचले जोड़े का जो बीज का जो भाग होता है जो आपका मेसोकोटिल कहलाता है। उसके बाद में नी स्टेज होती है मेज की। ठीक है, नी हाई स्टेज फाउंड इन मेज सोरगम 35 to 40 डे आफ्टर सोविंग, मतलब नी हाई स्टेज होता है मक्का और ज्वार में 35 से 40 दिन के बाद में आने वाला चरण जब घुटनों की तक ऊंचा होता है। नी स्टेज में जानवरों को नहीं खिलाना चाहिए, ये चीज आपको मैं आगे सोरगम में डिटेल से पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद में ग्लूफोसिनेट प्रतिरोधी मक्का पहली बार 1997 के अंदर व्यावसायिक रूप से उगाई जाने लगी थी। ठीक है, उसके बाद में आपको ट्रिप्टिक्स जो आपका ट्रिप्सेकम, ठीक है, ठीक है, वाइल्ड रिलेटिव ऑफ मेज, ये आपका वाइल्ड रिलेटिव है जो हमने पहले जाना भी था। ठीक है, क्या था? ट्रिप्सेकम। उसके बाद में ये क्या है? मक्के की एक पहली जंगली समंत प्रजाति है।
ये बेसिकली जो मेज में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए। थैंक यू सो मच, आपने ये पूरा लेक्चर देखा। तो होपफुली इस लेक्चर में जो भी चीजें मैंने आपको बताई है आप समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पे होने वाली नहीं है। ठीक है, ये पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगी, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका मेज है वो ड्रोसोफिला, सब चीजें हैं वो एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और अच्छे से समझ में भी आया होगा। बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, क्वेरी है तो आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।